हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक इन माय चैनल रिपब्लिक जोन। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे और बहुत सही तरीके से होंगे और वेल बिगिन विद द हाफ डन। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का स्टार्ट करते हैं, क्लास 10th का हिस्ट्री टॉपिक का। और हिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में नेशनलिज्म को कैसे राइज किया गया उसके बारे में समझेंगे। तो हमारा चैनल है रिपब्लिक जोन, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और नए हैं तो इस चैनल पे आकर के जुड़िए। अब देखते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग यहाँ पे एक थॉट्स देखेंगे, ये बहुत ही एक हमारे लाइफ के लिए मंत्र का जैसा साबित होता है। कहा जाता है कि जो पेन ऑफ डिसिप्लिन होता है वो हमेशा वेटर होता है पेन ऑफ रिग्रेट से, यानी कि बाद में पछतावा से भला है कि आज हम लोग डिसिप्लिन के मार्ग पे, यानी कि आदर्श चीजों को, इन सब चीजों को फॉलो करें। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये हम पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे वो एनसीईआरटी पैटर्न पे पढ़ाएंगे और क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न के लिए। नेक्स्ट वन, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर में ये 3 टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से सॉल्व करेंगे। ओवरव्यू में आ जाएगा कि कौन कौन सा जो इस चैप्टर का फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन पार्ट में देखेंगे कि फेड्रो सीरू के द्वारा 4 अलग अलग प्रिंटिंग था, उसको एक्सप्लेन किया गया था। 4 में से एकमात्र प्रिंट को एक्सप्लेन किया गया था जो 1848 में प्रिंट आया था। उसका एक ड्रीम था जो विजुअलाइज तरीके से, एक्चुअली पहले के लोग पढ़ नहीं पाते थे तो वो फिगर को देख करके समझने का कोशिश ज्यादा किया करते थे। वही हम इसमें पढ़ेंगे सेकेंड पॉइंट में, इंपॉर्टेंट मीनिंग ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये चैप्टर है, इसका इंपॉर्टेंट मीनिंग को समझेंगे कि नेशन स्टेट क्या होता है, यूटोपियन विजन क्या होता है, एब्सोल्यूट मोनार्ची क्या होता है और जैकोबिन्स क्लब क्या होता है। ये सारे चीज को हम लोग पढ़ेंगे। नाउ हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे टॉपिक्स को और टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक होता है उसको भी हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर में तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग है। जो फर्स्ट वन कहलाता है नेशन स्टेट, सेकेंड वन यूटोपियन विजन और थर्ड प्लेबिसाइट्स यानी जनमत संग्रह, जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो वोट करते हैं और वोट में वो एक ऐसा प्रपोजल होता है जिस प्रपोजल को कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग रिजेक्ट करेंगे। इससे एक चीज हो सकता है, ये मसला हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा और किसी के आंखों में खटक सकता है कि वो हमको सेलेक्ट नहीं किया, वो हमको सेलेक्ट क्यों किया, इस तरीके का विवाद आ सकता है। नेक्स्ट वन, और भी हम लोग देखते हैं, यहां पर समझते हैं वर्ड्स मीनिंग को। सबसे पहले यूटोपियन विजन क्या होता है। तो यूटोपियन विजन एक ऐसा विजन है सोसाइटी का जो रियलिस्टिक तरीके से, ट्रू तरीके से पॉसिबल नहीं है। अ विजन ऑफ द सोसाइटी दैट इज सो आइडियल, यानी समाज का एक ऐसा सोच, एक ऐसा आगे का पॉइंट कि हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए होना चाहिए, बहुत ही आइडियल, बहुत ही सुंदर दिखता है, लेकिन वो अनलाइकली एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे एग्जांपल, ऐसे अगर हम बोले कि सभी के पास एक एक अच्छा आईफोन हो जाए, सभी के पास 4 व्हीलर कार हो जाए, सभी के पास एकदम अच्छे बंगले हो जाए, सबका नौकरी हो जाए, बट ये अभी पॉसिबल है नहीं है। तो उसी तरीके से 1848 में एक प्रिंट करने वाला जो आर्टिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरू, 1848 में फ्रेंच आर्टिस्ट, उसने एक फिगर प्रिंट करा और उसने पूरी दुनिया को दिखाया कि जो पूरा दुनिया है वो धीरे धीरे आजाद होते जा रहा है, डेमोक्रेटिक कंट्री बनते जा रहा है, सोशल रिपब्लिक कंट्री बनते जा रहा है। तो वो जब देखा गया तो सभी लोग उसको पागल समझने लगे, बेवकूफ समझने लगे कि अरे ऐसा कैसा पॉसिबल है कि पूरा दुनिया आजाद हो जाएगा, राजा की चंगुल से खत्म हो जाएगा, क्लर्जी नोबिलिटी का शासन से खत्म हो जाएगा। तो लोग उसको मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज 40% से भी ज्यादा लोग सोशल रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक रूल को फॉलो करते हैं, मोर देन 40%। अब हम लोग समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट, नेशन स्टेट क्या होता है। यानी नेशन स्टेट वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन, एक ऐसा देश जिसमें किसका शासन हो, सिटीजन का, मेजॉरिटी का, जिनकी संख्या ज्यादा, उनका बोलबाला। अब देखिए ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यहाँ पे राइट टू वोट है और जब वोट होता है तो जिसका संख्या ज्यादा होता है वोट में उसका सरकार बन जाता है, सिटीजन का राइट है। यानी कि डेमोक्रेसी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर इज इलेक्टेड बाय द सिटीजन या पीपल। अब देखिए उसी पॉइंट में एक और क्या बोला गया कि नोट
इट्स ओनली अ रूलर, यानी कि देश में सिर्फ राजा का शासन नहीं होना चाहिए, कोई मोनार्की या फिर कोई एब्सोल्यूट मोनार्की, डिक्टेटर या मिलिट्री रूल नहीं होना चाहिए। देश में किसका रूल होना चाहिए? तो मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन। नेक्स्ट वन कम्स टू डेवलप सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटीज, यानी जैसे हम लोग हैं तो हम लोग का एक अपना कॉमन आइडेंटिटीज होता है। जैसे हम लोग कभी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहां पे अपने नेशनलिटीज को लिखते हैं, तो बोल्ड लेटर में कैपिटल लेटर में क्या लिखते हैं? इंडियन लिखते हैं। तो हम लोगों का सबका कॉमन, मेरा आपका, हर एक इंसान का या वीडियो देखने वाले का, वीडियो बनाने वाले का, हर एक लोग का अपना आइडेंटिफिकेशन है, वो है इंडियन। और हम लोग सबका एक कॉमन हिस्ट्री है। हमारा भी हिस्ट्री वही है, रिवॉल्ट ऑफ 1857, मुगल एम्पायर, उससे पहले दिल्ली सल्तनत, उसके बाद फिर हम लोग ब्रिटिश का जो पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, एक ऐसा वोटिंग सिस्टम इस मीनिंग होता है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है? राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। इसमें क्या होता है ना प्रॉब्लम, कि लोग जैसे स्कूल में कैप्टन किसको बनाना चाहिए, कुछ बच्चे कहेंगे कि खड़े कर दीजिए हाथ, कुछ खड़े करेंगे कुछ नहीं करेंगे। अब वो कैप्टन बनने के लिए वो क्या होगा, अगर देखेगा तो वो बाद में जाकर के बाहर में लड़ नहीं सकता इस तरीके का वोट से। तो बच्चों के बीच में भी या फिर देश में भी हमेशा जो वोट होता है वो किस तरीके से करवाना चाहिए? तो वो सबका एक अपना इंडिविजुअल वोट होना चाहिए और वो वोट किसी और दूसरे को पता ना चल पाए, समझ ना पाए। और टॉपिक को आगे नेक्स्ट वाले टॉपिक में समझते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक में हम लोग समझने वाले हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जो अपने आप में एक ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे रोल मॉडल है जो एक देश को आजाद कराने में, एक देश को यूनिफाइड कराने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, और उनका नाम है यूसुफ मज़ीनी। तो हम लोग आज यूसुफ मज़ीनी को समझेंगे। हाँ, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा थोड़ा अलग अलग लोग अलग तरीके से करते हैं, बट इसमें कोई ऐसा बात नहीं। आपको 10th में अगर पढ़ रहे हैं तो बस हाँ अपने वर्ड्स मीनिंग पे, इसके स्पेलिंग पे ध्यान रखना होता है। और इसका जो हम लोग पॉइंट को कवर करेंगे, इस पॉइंट को कवर करेंगे, समझेंगे तो इनके रोल को और इनके लाइफ को समझेंगे। तो यूसुफ मज़ीनी का जन्म जो है 1807 गाना में यानी इटली का पार्ट में होता है, और जब ये 24 वर्ष के थे, मतलब मात्र 24 वर्ष के थे, एक यंग एज जहाँ पे इंसान का खून पूरा गर्म रहता है अपनी जवानी में, ये देश के लिए मतलब कुछ करने के लिए, देश को यूनिफाइड करने के लिए, ऐसे एक पॉइंट बताता हूँ। इटली उस समय 7 अलग अलग पार्ट में बटा हुआ था, छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे प्रोविंस में, प्रांत में, छोटे छोटे इलाका में बटा हुआ था। और वो 6-7 जो पॉइंट था अलग अलग, जो उसमें एकमात्र जो था सर्डिनिया पिडामोन, वो इटली का पार्ट था। बाकी 6 जो था वो अलग अलग दूसरे कंट्री का रीजन आकर के इटली में कवर कर चुका था। तो अभी हम लोग इस पॉइंट में समझेंगे यूसुफ मज़ीनी के बारे में। फर्स्टली यूसुफ मज़ीनी वाज बोर्न इन 1807 इन गुआना, इटली का पार्ट में। आज एक ऐसे इंडिविजुअल है जो इटली रिवोल्यूशनरी के नाम से जानते हैं, इटालियन रिवोल्यूशनरी के नाम से जानते हैं, एंड इन्होंने एक सोसाइटी को ज्वाइन किया जब ये 24 साल के थे। और कौन सा सोसाइटी? तो वो सोसाइटी था कार्बोनरी सोसाइटी, यानी सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। अब इसके उपरांत जो कंजर्वेटिव थॉट्स वाले लोग थे, जो पुराने ख्यालात वाले लोग थे, इनको देश से बाहर निकाल देता है, यानी कि उनको इटली से बाहर देश आरोप लगा करके तड़ी पार, जिसको बोलते हैं, देश से पार कर दिया जाता है और उनको दूसरे कंट्री में भेज दिया जाता है। और उन पे आरोप लगा था लिंगुरिया में। He subsequently founded the 2 more underground society। अब यहाँ पे भी वो यूसुफ मज़ीनी नहीं रुकते हैं और बाद में जाकर के 2 अलग अलग सोसाइटी और बनाते हैं। एक सोसाइटी का नाम रखते हैं यंग इटली मार्सेलिस में, फ्रांस, यानी कि यंग यूरोप बर्न स्विट्जरलैंड में। ये जो था 1833 में और ये 1834 में। Whose member were like-minded young men from the Poland, France, Italy and German state। और जो यूसुफ मज़ीनी के सोसाइटी से जुड़ते थे वो ज्यादातर कहाँ के लोग होते थे? तो पोलैंड के लोग होते थे, फ्रांस के होते थे, इटली के होते थे, जर्मनी के होते थे। मज़ीनी बिलीव दैट गॉड हैज इंटेंडेड द नेशन टू बी द नेचुरल यूनाइट्स ऑफ मैनकाइंड, यानी कि पहली बात तो ये ह्यूमैनिटीज पे, मानवता पे बिलीव करते थे। और इनका कहना था कि जो ह्यूमन मैनकाइंड है, मानवता जो है, वो समाज का सबसे छोटा इकाई है, और मानवता से ही, ह्यूमैनिटी से ही, ह्यूमन मैनकाइंड से ही तो पूरी दुनिया बना है। नेक्स्ट वन, सो Italy could not continue to be the patchwork of the small state and the kingdom।
It has a frog into a single unified republic within a wider alliance of the nation। यानी बड़े बड़े पार्ट में ये बटा हुआ था, 7 अलग अलग पार्ट में, सर्डिनिया, पिडामोंट, और उसके बाद फिर बर्बन किंगडम ऊपर का, फ्रांस नीचे से जो था स्पेन बर्बन किंगडम का, और पोप लोग, और अलग अलग 7 पार्ट में फ्रेगमेंट था, और उसका सर्डिनिया पिडामोंट एक मात्र पार्ट था। वो सभी लोग एक साथ आता है और इटली एक यूनिफाइड नेशन बनता है, एक नेशन स्टेट बनता है। अब इन्होंने एक और बात क्या कहा कि दिस यूनिफिकेशन 2000 years later एक ऐसा प्रिंट का, एक ऐसा सीरीज का, जिस प्रिंट में समझेंगे कि 1848 में, 1848 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट के द्वारा, जिसका नाम था फ्रेडरिक सोलू, जिन्होंने 4 अलग अलग सीरीज ऑफ फिगर बनाया, उसमें से 4 वॉल्यूम में से एक मात्र जिसको डिस्क्राइब किया उसने और समझाया है कि बाद में जाकर के दुनिया कैसा दिखेगा, दुनिया का विजन कैसा दिखेगा। और ये बात कब का है? 1848 का। उसने एक ड्रीम डिलाइट देखा, दुनिया को सपनों में देखा, और उस सपने को दुनिया ने नाम दिया यूटोपियन विजन, यानी कि ऐसा विजन जो रियल तरीके से पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज 2025 में वो सही हो जाता है और बहुत सारे लोग, सोचने वाले फिलोसोफर, थिंकर जो भी थे, वो गलत हो जाते हैं। तो ये फिगर 1848 में फ्रेडरिक सोलू के द्वारा, जो फ्रेंच आर्टिस्ट था उसके द्वारा बनाया गया था, प्रिंटर था उसके द्वारा। इसने 4 विजुअलाइजिंग फिगर बनाया, जिसमें से एक को डिस्क्राइब कर रहा है। सीरीज शो द पीपल ऑफ यूरोपियन, अमेरिकन और अदर कंट्री के अलग अलग लोग को शो करता है, उसके पॉइंट को शो करता है। एक ऐसा फिगर देख सकते हैं जिसमें एक लंबा सा ट्रेन ऑफ लाइन, यानी कि लोगों का कतार लगा हुआ है, और यहाँ पे एक फिगर जो स्टैच्यू है, एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, यानी टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट यानी नॉलेज, शिक्षा का आभार यहाँ पे, और इनलाइटमेंट ऑफ नॉलेज, और एक ऐसा राइट जिसको चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन कहा गया, यानी मानवता अधिकार। अब इस फिगर में एक और चीज बताया गया है कि पूरा दुनिया सोशल और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को धीरे 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 फॉलो कर रहा है। पूरा दुनिया धीरे धीरे एक बेहतर दुनिया बनता जा रहा है। तो इस फिगर को हम लोग समझे। ये फिगर 1848 में प्रिंट किया गया था फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोलू के द्वारा, जो बता रहा है ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन द नेशन ऑफ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय द फ्रेडरिक सोलू। एंड इसमें लिबर्टी की बात हो रहा है, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रहा है, और दुनिया से जो एब्सोल्यूट मोनार्की है, तानाशाही है, निरंकुश राजा है, उसको खत्म करने की बात किया जा रहा है।